हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं आप तक पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कोशिका। इसमें हम स्ट्रक्चर, फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये कोशिका के बारे में जो आज इतना नॉलेज हमें उपलब्ध है वो एक दिन में उपलब्ध नहीं हुआ है, बरसों लगे हैं इसको नॉलेज को प्राप्त करने में। तो इसको थोड़ी सी हम चर्चा इसके इतिहास पर भी करेंगे कि कैसे अलग अलग जो ऑर्गेनेल्स हैं उनका खोज कैसे हुआ, किन वैज्ञानिक के द्वारा हुआ, इसके कार्य और अलग अलग हम थोड़ी सी चर्चा संक्षेप रूप में ऑर्गेनेल्स के कार्य पर भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि सबसे पहले व्हाट इज सेल, कोशिका क्या है। तो जीव शरीर की क्रियात्मक, रचनात्मक और आनुवंशिक इकाई है कोशिका। अगर अंग्रेजी में हम बात करें तो सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड हेरिडिटरी यूनिट ऑफ द बॉडी। अब इसका नाम ये ऐसा क्यों पड़ा, तो इसमें हम देखेंगे। इसके अंग के कार्य सबके हिसाब को समझने के बाद हम अब आराम से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जीव शरीर की क्रियात्मक, रचनात्मक और आनुवंशिक इकाई हैं। स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और हेरिडिटरी यूनिट है सेल। तो सबसे पहले हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करें, उससे पहले हम अब चर्चा करते हैं कि इसका खोज कैसे हुआ। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम के अंग्रेज वैज्ञानिक हुए। उन्होंने जो सीसी होता है, सीसी का ढक्कन जो कॉर्ड लकड़ी का बना हुआ होता है, तो लकड़ी को उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा। और ये खूबी की बात है कि अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप से उन्होंने उसके टुकड़े को देखा, कॉर्ड के टुकड़ा को देखा, और उसमें उनको मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी, जिसमें कि अनेक कोठरी टाइप का उनको दिखाई दिया। और इसी कोठरी को रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया था। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि मरा हुआ सेल जो देखा जिस वैज्ञानिक ने, उसका नाम था रॉबर्ट हुक। उसके बाद 1673 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए डेनमार्क में, उनका नाम था एंटन वान ल्यूवेनहोक। उन्होंने एक ऐसा माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया जो वस्तु को 300 गुना ज़्यादा आवर्धित कर सकता था। इसके सहायता से ल्यूवेनहोक ने जीवाणु, डाइटम जैसे सूक्ष्म वनस्पति और जंतु सब को देखने की कोशिश की। और इसके बाद हम निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो जीवित जो सेल है उसको ल्यूवेनहोक ने देखा था। उसके बाद हम बात करते हैं क्रमबद्ध अगर विकास की बात करें तो 1833 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन जो आर्किड्स जो होता है ना, उसका वो प्लांट, आर्किड्स प्लांट का वो अध्ययन कर रहे थे। और अध्ययन के दौरान उन्होंने सेल के भीतर में एक काली बिंदु जैसी संरचना देखी। तो ब्राउन ने इसका नाम दिया था न्यूक्लियस। यही जो होता है सो पूरा सेल का कंट्रोल रूम होता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं फेलिक्स डुजार्डिन की। तो 1835 ईस्वी में फेलिक्स डुजार्डिन ने कोशिका के भीतर में एक लिक्विड देखा था। इस लिक्विड को उन्होंने, लिक्विड कहिए या मतलब तरल पदार्थ कहिए, तो उस तरल पदार्थ का नाम उन्होंने सारकोड रखा था। फिर 1840 में आए पुरकिंजे और 1846 में आए वान मोल। उन्होंने पादप कोशिका के भीतर में देखा था सेमी लिक्विड और ग्रेनुलर सबस्टेंस को, तो इसका नाम उन्होंने प्रोटोप्लाज्म दिया था। 1861 में मैक्सुल्ज की बात करें तो उन्होंने बताया था कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का ही एक टुकड़ा है जिसमें केंद्रक मौजूद रहता है। और अगर हम आधुनिक सेल थ्योरी की बात करें तो ये श्रेय जाता है थियोडोर स्वान और मैथियस स्लाइडेन के रिसर्च को। तो 1839 ईस्वी के जर्मन वैज्ञानिक जो थियोडोर स्वान थे और अन्य जो ये हमारा जो स्लाइडेन थे, मैथियस स्लाइडेन, ये भी जर्मनी ही के रहने वाले थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के निष्कर्ष निकाला था कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका एक ही तरह की कोशिका होती है, लेकिन मतलब इसमें अंतर ये होता है कि पादप सेल में जो होता है सेल्यूलोज की कड़ी भित्ति होती है
और मतलब ये जंतु कोशिका जो है एनिमल सेल है, इसमें सेल्यूलर की करीभित्ति का होना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद तो इस हिसाब से संक्षेप में हम थोड़े सी इतिहास पर चर्चा कर लिए। अब इसका जो माने सेल होता है, ये टिपिकल जो प्लांट सेल होता है, तो उसमें 3 गो स्ट्रक्चर हो गया। उसमें सेल सरफस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो जो प्लांट सेल होता है उसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। सेल स्ट्रक्चर, जिसको हम सेल सरफेस, जिसको हम कोशिका धरातल हिंदी में बोलते हैं, फिर साइटोप्लाज्म, जिसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं, और फिर न्यूक्लियस। तो इसके अलावा अगर हम एक जंतु कोशिका की बात करें तो हम देखेंगे कि जंतु कोशिका को अगर मतलब हम कट करें तो उसमें देखेंगे कि एक जेली जैसा पदार्थ है, जिसको हम सेल जेल बोलते हैं या हिंदी में कोशिका द्रव्य बोलते हैं। इसमें जो है कुछ कुछ कण सब आपको तैरता हुआ नज़र आएगा, तो इसको हम बोलते हैं कोशिकांग बोलते हैं, या फिर अंग्रेजी में बात करें तो ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं अलग अलग ऑर्गेनेल्स सेल में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ये प्लांट सेल में जो कोशिका भित्ति की बात करें, ये सेल्यूलोज की कड़ी भित्ति होती है। ये कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है और उसका सुरक्षा भी देती है, उसको सहारा भी प्रदान करती है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो जिस झिल्ली से जो एनिमल सेल घिरा हुआ होता है, बहुत ही पतली मुलायम और लचीली झिल्ली से, मेम्ब्रेन से, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बनता कौन चीज़ से है तो प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन से बनता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाहरी भाग होता है प्रोटीन, बीच का भाग होता है लिपिड। लिपिड मतलब वसा, और फिर बाद वाला जो भाग होता है वो होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन से बना हुआ ये होता है। इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। हर एक पदार्थ को ये आने जाने नहीं देता है, कुछ पदार्थ को चयनात्मक रूप से, कुछ सेलेक्टिवली ये परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि खास पदार्थ को ही आने जाने देता है, कुछ खास पदार्थ ही इससे होकर के आते जाते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हो गया हमारा सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसका कार्य की बात करें तो पदार्थ का एक कोशिका से दूसरे पदार्थ के आने जाने पर इसका नियंत्रण होता है, परिवहन पर नियंत्रण होता है। उसके बाद अगर कोशिका के भीतर की बात करें तो हम देखेंगे कि एक जल जैसा पदार्थ होता है, जेली जैसा पदार्थ होता है, जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसी में ऑर्गेनेल सब तैरता नज़र आता है। तो ये जो है इसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक हो गया जीव द्रव्य का वह भाग जो कि कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में मौजूद होता है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और एक होता है जो केंद्रक के भीतर में मौजूद होता है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो इसके बाद फिर हम देखेंगे कि कोशिका द्रव्य में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिक सबस्टांस होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्टांस होते हैं, और कुछ प्लास्टिड्स होते हैं। ये प्लांट सेल की बात है। तो प्लांट सेल में जो है सो मतलब प्लास्टिड्स होते हैं, जिसको हम लवक कहते हैं। ये लवक 3 तरह के होते हैं। एक हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट, दूसरा हो गया क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा हो गया ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में वर्णी लवक कहते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में अवर्णी लवक कहते हैं। अब इसके कार्य की बात करें तो हरित लवक जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और वर्णी लवक की बात करें, मतलब क्रोमोप्लास्ट की बात करें, तो क्रोमोप्लास्ट जो वर्णी लवक होता है वो आकर्षक फल, फूल, बीज, ये सब को आकर्षक अट्रैक्टिव कलर प्रदान करता है। और मतलब ये ल्यूकोप्लास्ट की बात करें, अवर्णी जो लवक होता है ल्यूकोप्लास्ट, तो ये क्या करता है तो जड़ में पाया जाता है और भोजन संचय में सहायक होता है। वो इसका काम होता है कि फूड कलेक्शन। आप देखते हैं कि पतझड़ सब के समय में जब हम जानते हैं कि जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, पौधा होता है, पौधा का ग्रीन पार्ट जो है, मोस्ट ऑफ द जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो तो पत्ती ही में न पाया जाता है। आज जब पतझड़ हो जाता है तो तना में जो मौजूद है क्लोरोफिल वही मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा, तो फिर उसका आपूर्ति कैसे हो पाएगा भोजन का। तो भोजन के संग्रह में सहायक है हमारा ये मतलब ल्यूकोप्लास्ट। इसके बाद हम देखेंगे कि कोशिका में बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होता है, जिसका काम होता है जल संचय करना। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं कि
ये जो हमारा वैक्यूल्स होता है वो जल संचय का काम करता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि एक उंगली जैसा एक संरचना हम देखेंगे सेल में, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसका खोज अल्टमैन ने किया था। ये कोशिकीय श्वसन के सक्रिय स्थल है। अब सेल में जो अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो एक काम एक पूरा शरीर करता है वही पूरा काम एक कोशिका भी कर सकता है। जैसे पदार्थ का परिवहन हो गया या पदार्थ का कंट्रोल हो गया या उसमें श्वसन हो गया, तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्लूकोज का यहाँ ऑक्सीडेशन होता है। ये इसमें जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक दीवार होता है उसमें उसको बोलते हैं क्रिस्टी। ये उंगली नुमा प्रवर्ध होता है, उंगली जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो कोशिकीय श्वसन के सक्रिय एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि ग्लूकोज शरीर में जो हम नाक से जो ऑक्सीजन लेते हैं और लंग्स के माध्यम से ब्लड में मिल जाता है, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। तो सेल में जब ये ऑक्सीजन पहुंचता है तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। मतलब ये जो ग्लूकोज होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है? C6H12O6। और उसका जब रिएक्शन होगा ऑक्सीजन से तो C6H12O6 + O2 बराबर CO2 बनता है। 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अब कैसे ऊर्जा मुक्त होती है? तो क्रेब्स साइकिल के रूप में क्रेब्स नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बताया था कि मतलब ये सीधे कार्बन ये ऑक्सीजन से ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, बल्कि इसके दरमियान में जो बहुत सारे पदार्थ बनते हैं और अस्थाई पदार्थ होते हैं। तो ये साइकिल में जो घटना घटती है इसी को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। तो इसमें ATP से ADP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। ATP मतलब एडिनेसिन ट्राइफॉस्फेट और ADP मतलब एडिनेसिन डाइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग है, ऑर्गेनेल्स है, जो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है और इसका खोज अल्टमैन ने किया था। उसके बाद हम गोल्जी बॉडी की बात करें तो पदार्थ कोशिका को भी तो पदार्थ सबकी आवश्यकता होती है, न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। तो ये आदान प्रदान कैसे होगा, परिवहन कैसे होगा? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा गोल्जी बॉडी। इसका डिस्कवरी कौन किए थे? तो कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट इसको डिस्कवर किए थे। उसके बाद हम वैक्यूल्स की बात करें तो ये इसका काम होता है कि मतलब जल संग्रह, पानी का जो है ये कलेक्शन करता है पूरा शरीर में। हम जानते हैं ना कि मतलब 80% 90% जल ही है। तो ये जो वैक्यूल्स इसको पानी को सुरक्षित रखता है। इसके बाद हम एक अन्य कोशिकांग ऑर्गेनेल्स सेंट्रोसोम की चर्चा करते हैं। इसको डिस्कवर किए थे वोबरी नाम के साइंटिस्ट। तो उसका विभाजन के समय में ये दृष्टिगोचर होता है और मतलब जहाँ पर तारकाई ज़्यादा मात्रा में होगा वहाँ सेल डिवीज़न सबसे ज़्यादा होगा। अब इसमें एक जीके का क्वेश्चन भी बनता है कि शरीर में सबसे ज़्यादा विभाजित होने वाली कोशिकाएँ कौन सी हैं? तो लीवर सेल सबसे ज़्यादा विभाजित होने वाली कोशिकाएँ हैं और ब्रेन में जो न्यूरॉन होता है वो सबसे कम विभाजित होने वाली कोशिका है। यही कारण है कि एक बार जो आदमी का इस स्मृति लोप हो जाता है तो फिर उसका स्मृति नहीं आता है। अल्जाइमर्स बीमारी समय हम देखते हैं कि आदमी का जो याददाश्त सब चला जाता है। तो इसीलिए मेंटल एक्सरसाइज के द्वारा हमको अपना जो मेमोरी है उसको मेंटेन रखना चाहिए। उसके बाद हम बात करें एक अन्य ऑर्गेनेल्स की तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या करता है? ये इसको हम आंतरिक कंकाल भी कह सकते हैं। ये जो मतलब इनर जो स्केलेटल माने उसको आकार प्रदान करता है, आंतरिक हड्डी जैसा उसको, जैसे शरीर को एक ढांचा कौन प्रदान करता है? कंकाल ही प्रदान करता है। तो इसको हम इंटरनल जो माने स्केलेटल बोल सकते हैं। ये आंतरिक कंकाल है, वो आकार देता है। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ पार्ट, इसका माने यही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके दो पार्ट होते हैं, एक हो गया स्मूथ और दूसरा हो गया रफ। तो स्मूथ वाला जो होता है वो फैट संश्लेषण में सिंथेसिस में मदद करता है और जो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्मूथ ये रफ भाग है जिस पर हम देखेंगे दाना दाना जैसा पदार्थ होता है जिसको हम रिबोसोम बोलते हैं। यही रिबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल है। पेलाडे नाम के साइंटिस्ट ने रिबोसोम का खोज किया था, इसको डिस्कवर किया था। इसके बाद हम चर्चा करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स जिसका नाम है केंद्रक।
इसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियस। अभी अभी हम इसका स्टार्टिंग में ही चर्चा किए थे, शुरुआत में ही, कि रॉबर्ट ब्राउन इसके खोजकर्ता थे। तो रॉबर्ट ब्राउन जो खोजकर्ता किए थे, तो इसमें जो है सो देखेंगे कि ये भी एक झिल्ली से घिरी हुई होती है, जिसको हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें क्रोमोजोम्स होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है। अगर हम इसमें परसेंटेज की बात करें तो 80% इसमें प्रोटीन होता है, 10% डीएनए और 10% में आरएनए वगैरह सब इसमें मिलेगा आपको। बहुत इम्पोर्टेंट भाग है केंद्रक। केंद्रक ही पूरा नियंत्रण करता है, चाहे वो सेल डिवीज़न हो या पदार्थ का आदान प्रदान हो या जो भी काम सब हो, सब ये केंद्रक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये इतना लंबा चैप्टर है पूरा साइटोलॉजी जेनेटिक्स में, बहुत रोचक भी है इसको जानना। तो इसका जो मेम्ब्रेन होता है, जिससे केंद्रक घिरा हुआ होता है, ये घिरा हुआ होता है, माने वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही तरह होता है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में, कि कोशिका विभाजन के समय केंद्रक झिल्ली तो मतलब गायब हो जाती है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो डिसअपियर हो जाता है, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन गायब नहीं होता है। अब इसके केंद्रक में भी अब बहुत सारे पार्ट सब होते हैं। जैसे एक होता है न्यूक्लियोलस होता है, तो ये गाढ़ी घनी गोल रचना होती है, जिसको हम हिंदी में केंद्रिका कहते हैं। इसमें कुछ पदार्थ रवेदार होता है और कुछ धागेदार होता है। रवेदार पदार्थ आरएनए है, ये रवेदार पदार्थ आरएनए और डीएनए की माने प्रोटीन की बनी होती है। धागेदार पदार्थ डीएनए, धागेदार पदार्थ डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोटीन, इसमें जो आरएनए होता है, इसका क्या काम है। तो ये प्रोटीन, ये जो हमारा ये धागेदार पदार्थ जो डीएनए अब प्रोटीन की बनी होती है, तो यह जो है सो प्रोटीन और आरएनए के सिंथेसिस में मदद करती है। इसमें हम देखेंगे न्यूक्लियस में एक पार्ट होता है क्रोमेटिन नेटवर्क, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो क्रोमेटिन नाम के कण के मौजूद होने के कारण इसमें जो सेल डिवीज़न जब होगा, तो इसमें क्रोमेटिन जो नेटवर्क है वो धागा जैसा टूट टूट करके गुणसूत्र में बदल जाता है। अब इसमें जो केंद्रक में जो क्रोमेटिन जो होता है, ये एक्चुअली में यही मतलब हमारा हेरिडिटरी सबस्टांस है। और मतलब आधुनिक जो मतलब खोज हुआ है, तो उस खोज के हिसाब से इसमें जो हिस्टोन नाम का प्रोटीन, ये जो हमारा गुणसूत्र है, हम कह सकते हैं कि हिस्टोन नामक प्रोटीन और डीएनए अणु से बना हुआ होता है। अब ये जो हमारा क्रोमोजोम्स है, इसमें अनेक छोटे छोटे खंड होते हैं, पार्ट होते हैं, जिसको हम जीन कहते हैं। ये जीन ही जो है पैतृक गुणों के संवाहक होते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा हम क्रोमोजोम्स पर भी कर लें, कि प्रत्येक जो ये क्रोमोजोम्स होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन की मतलब लंबी और बेलनाकार रचना, इसको हम कहते हैं लंबा और मतलब बेलनाकार सिलेंड्रिकल टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है, जिसके चारों ओर मतलब प्रोटीन का बना मैट्रिक्स होता है। और इसके भीतर में ही थ्रेड लाइक जो